हाय, वेलकम टू माय मूवी माय स्टोरी। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी हटके है क्योंकि आज की मूवी में 3 अलग अलग कहानियां बताई गई है, जो कि मूवी में इन तीनों कहानियों को एक साथ बताया गया है। पर इन 3 कहानियों की खिचड़ी ना बन जाए, इसलिए इन तीनों कहानियों को हम अलग अलग करके समझेंगे। आज की मूवी में बहुत सारे न्यूड सीन मौजूद हैं, इसलिए ये वीडियो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई मूवी टेल ऑफ टेल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम ज्यादा बकबक ना करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नंबर 1 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक छोटे से राज्य में कुछ सर्कस वाले अपने सर्कस की तैयारी कर रहे हैं, जो कि ये कहानी एक राजा और रानी की है। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था और वो चाहता था कि उसकी रानी हमेशा खुश रहे, पर बदकिस्मती से रानी कभी मां नहीं बन सकती थी, इसलिए रानी काफी मायूस रहती थी। जो कि राजा पूरे राज्य भर से हकीमों और डॉक्टरों को रानी के इलाज के लिए बुलवाता था, पर अब तक कोई भी रानी का इलाज नहीं कर पाया था। फिर एक दिन राजा अपने महल में सर्कस वालों को बुलाता है ताकि वो लोग राजा और रानी का मनोरंजन कर सके और कुछ पल के लिए ही सही, पर रानी अपने गम को भूल जाए। सर्कस देख राजा और वहाँ खड़े सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर रानी खुश नहीं होती। वहाँ सर्कस दिखाने वाले लोगों में एक औरत प्रेग्नेंट थी, जिसे देख रानी का मूड और भी खराब हो जाता है। रानी अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर कमरे की चीजों को तोड़ने फोड़ने लगती है। तब राजा रानी को यकीन दिलाता है कि वो रानी से बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगले दिन महल में एक लंबा जादूगर आता है, जो ये दावा करता है कि वो राजा और रानी की मदद कर सकता है। राजा उस जादूगर को कहता है कि तुमसे पहले भी कई लोग आ चुके हैं और कईयों ने ऐसे दावे किए हैं, पर कोई भी अभी तक हमारी मदद नहीं कर पाया है, पर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि तुम हमारी मदद जरूर करोगे। तब जादूगर कहता है, ये मुमकिन तो है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम बच्चा पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। राजा कहता है, आखिरी हद तक। जादूगर कहता है कि मैं जानता हूँ कि कुदरत किस तरह काम करती है। पूरी कायनात एक बैलेंस से चलती है। अगर तुम एक जिंदगी को पैदा करना चाहते हो तो तुम्हें एक जिंदगी की कुर्बानी देनी होगी ताकि कुदरत का संतुलन बना रहे, वो बिगड़े नहीं। राजा और रानी को बच्चे की बहुत ज्यादा चाहत थी, इसलिए वो उस जादूगर की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जादूगर राजा को कहता है कि तुम्हें एक समुद्री दानव का शिकार करना होगा और उसे मारकर उसका दिल निकाल लेना होगा, और उस दानव के दिल को एक ऐसी औरत पकाएगी जो अभी तक प्योर है, जिसने किसी भी मर्द के साथ संबंध न बनाए हो। फिर उस पके हुए दिल को रानी को खा लेना होगा और उस दिल को खाते ही रानी प्रेग्नेंट हो जाएगी। राजा कुछ भी करके रानी को खुश देखना चाहता था, इसलिए अगले दिन राजा उस समुद्री दानव का शिकार करने निकल जाता है। समुद्र की गहराई में राजा को सफेद रंग का बड़ा और खतरनाक दानव सोया हुआ दिखता है। राजा चुपके से जाकर उस सोए हुए दानव पर वार करता है। राजा उस पर वार तो कर देता है, पर दानव भी उसी वक्त उठकर राजा पर पलट वार करता है। राजा और उस दानव की घमासान लड़ाई के बाद वो दानव तो मर जाता है, पर राजा भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। किनारे पर खड़े राजा के सिपाही उस दानव की छाती फाड़कर उसका दिल बाहर निकाल लेते हैं, पर उसी पल राजा भी अपना दम तोड़ देता है। राजा मर जाता है, जैसा कि उस जादूगर ने कहा था, एक जान के बदले एक जान। यहाँ राजा ने अपनी जान दी थी। रानी वहां आकर उस दानव के धड़कते हुए दिल को कपड़े में लपेटकर महल ले जाती है। महल की नौकरानियों में एक औरत ऐसी थी जो अभी तक कुंवारी थी, इसलिए उस दिल को पकाने का काम उस औरत को सौंपा जाता है। पर उस दिल को पकाते वक्त उस दिल की खुशबू से नौकरानी की तबीयत मचलने लगती है और वो अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर जब वो दिल पक जाता है तो उसे रानी खा लेती है और फिर ऐसा ही होता है जैसा उस जादूगर ने कहा था। फाइनली रानी भी प्रेग्नेंट हो जाती है
और कुछ दिनों के बाद एक ही वक्त पर रानी और वो नौकरानी अपने अपने बच्चों को जन्म देते हैं। दोनों के घर लड़के पैदा होते हैं। रानी अपने बेटे का नाम इलियस रखती है और वो नौकरानी अपने बेटे का नाम जोना रखती है। फिर उस घटना से 16 साल के बाद की कहानी बताई जाती है, जहां वो दोनों लड़के बड़े हो चुके हैं। रानी और वो नौकरानी अपने अपने बच्चों से बहुत खुश थे, पर वो दोनों बच्चे एक ही दिन एक ही वक्त पैदा हुए थे। आखिर तो वो जादू से ही पैदा हुए थे, इसलिए दोनों बच्चे नॉर्मल नहीं थे। उन दोनों लड़कों का रंग गोरा था और उन दोनों के बाल भी सफेद थे, जैसा कि वो समुद्री दानव था। और हाँ, ये दोनों लड़के एक दूसरे की हूबहू कॉपी थे। दोनों को साथ में देखने पर ऐसा लगता था मानो वो दोनों जुड़वा भाई हो। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। दोनों लड़कों में गहरी दोस्ती थी। वो दोनों साथ ही खेला करते थे, मगर रानी को उन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी। रानी हमेशा अपने बेटे को समझाती कि तुम्हारी दोस्ती एक नौकरानी के बेटे के साथ नहीं होनी चाहिए, पर इलियस उसकी एक बात नहीं सुनता था। रानी के लाख मना करने पर भी दोनों लड़के आपस में मिलते रहते थे और एक साथ ही खेला करते थे। उन दोनों लड़कों में ये खासियत भी थी कि वो दोनों लड़के पानी में भी सांस ले सकते थे और अक्सर खेलने के लिए उसी पानी में जाते थे जहां उस समुद्री दानव को मारा गया था। रानी उस नौकरानी को धमकी देती है कि उसने अपने बेटे जोना को इलियस से मिलने से ना रोका तो वो उसे और उसके बेटे को राज्य से निकाल देगी। पर उन दोनों लड़कों की दोस्ती बहुत गहरी थी। रानी की धमकी के बावजूद दोनों लड़के छिपकर मिलते रहते थे। एक दिन दोनों लड़के खेल खेल में अपने कपड़ों की अदला बदली कर लेते हैं। इलियस के कपड़े जोना पहन लेता है और जोना के कपड़े इलियस पहन लेता है। अब दोनों एक जैसे ही दिखते थे, इसलिए जोना इलियस के कपड़े पहनकर उसके महल चला जाता है। रानी जोना को पहचान ही नहीं पाती। वो समझती है कि ये उसका बेटा इलियस ही है, पर जब रानी को पता चलता है कि वो इलियस नहीं जोना है, तो सजा के तौर पर रानी जोना और उसकी माँ को राज्य से बाहर निकाल देती है। इलियस राज्य से जाते हुए जोना को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर जोना नहीं रुकता। पर राज्य से जाते वक्त जोना एक चाकू से वहां के एक पेड़ की शाख काटता है। उस पेड़ की शाख से पानी बहने लगता है। जोना इलियस को कहता है कि जब तक ये पानी साफ सुथरा बहता रहे तब तक मैं जिंदा हूँ, और जब ये पानी का रंग लाल हो जाए तो तुम समझ लेना कि मेरी जान को खतरा है। जोना के जाने के बाद रोजाना इलियस उस बहते पानी को देखने जाता था। इस बात को कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन इलियस देखता है कि वो पानी का रंग लाल हो चुका है। वो तुरंत समझ जाता है कि जोना की जान जरूर खतरे में है। इलियस अपनी माँ को कहे बगैर ही जोना को ढूंढने के लिए राज्य से चला जाता है। काफी ढूंढने के बाद इलियस को जोना का घर मिलता है। जोना एक लड़की से शादी कर चुका होता है। जोना की वाइफ और उसके घर वाले इलियस को जोना समझते हैं और उसे आता देख खुश हो जाते हैं। पर जब इलियस उन सबको अपनी हकीकत बताता है कि वो जोना नहीं पर जोना का हमशक्ल इलियस है, तब जोना के घर वाले उसे कहते हैं कि जोना 5 दिन पहले जंगल गया था और अभी तक लौटा नहीं है। फिर इलियस जोना को ढूंढने के लिए वहां से निकलकर जंगल चला जाता है। उधर रानी इलियस के ना मिलने पर परेशान हो जाती है। वो पूरे राज्य भर में इलियस की तलाश करवाती है, पर इलियस कहीं नहीं मिलता। फिर परेशान होकर रानी उसी जादूगर को महल बुलाती है। जादूगर फिर वही बात करता है कि आप अगर अपने बेटे को वापस लाना चाहती हो तो जान के बदले जान देनी होगी। रानी इलियस से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो जादूगर की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। उधर जंगल में जोना किसी खाई जैसी जगह पर फंस गया था और काफी जख्मी हो चुका था। तभी एक उड़ने वाला दानव आकर उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोना की चीखें सुन इलियस जोना को ढूंढ लेता है और अपनी तलवार से उस दानव के सर पर वार करके उसे मार देता है। पर वो उड़ने वाला दानव और कोई नहीं
इलियस की खुद की माँ थी। उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि वो अपनी खुद की माँ को मार रहा है, जो कि उस जादूगर से यही तो सौदा हुआ था कि जान के बदले जान। जोना और इलियस की जान बच जाती है। फिर इलियस राजा बन जाता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। स्टोरी नंबर 2 एक अय्यास राजा और 2 बूढ़ी औरतों की है। ये अय्यास राजा के हरम में बहुत सारी लड़कियां थी और ये राजा हर लड़की के साथ सोता था और हर वक्त शराब के नशे में रहता था। पर अब तक उसे ऐसी लड़की नहीं मिली थी जिस पर राजा का दिल आ जाए और वो उस लड़की को अपनी रानी बना ले। उस राजा के महल के पास एक टूटे फूटे घर में 2 बूढ़ी औरतें रहती थी। दोनों कभी घर के बाहर नहीं आती थी। वो अकेली ही रहती थी और किसी से नहीं मिलती थी। पर उन औरतों की आवाज बड़ी मीठी थी। उनकी आवाज किसी बूढ़ी औरत की तरह नहीं थी। एक सुबह वो बूढ़ी औरत गाना गा रही थी जिसकी आवाज राजा सुन लेता है। राजा को वो आवाज बहुत पसंद आ जाती है और राजा मदहोश हो जाता है। राजा अपने महल की बालकनी से उस आवाज का पीछा करता है और दूर से ही उस गाना गा रही औरत को देखता है। पर वो बूढ़ी औरत अपने घर में घुस जाती है। राजा उस औरत को ठीक से देख नहीं पाता, पर उस औरत की मीठी आवाज सुन राजा को उस औरत को देखने की बड़ी चाहत होती है। राजा उस आवाज की मिठास की वजह से उस बूढ़ी औरत को एक जवान लड़की समझ बैठता है। मन ही मन उसे उस मीठी आवाज वाली लड़की से प्यार हो जाता है। राजा उस बूढ़ी औरत को जवान लड़की समझकर अपने नौकर के हाथों एक महंगी गिफ्ट भेजता है, जो वो बूढ़ी औरत खिड़की से ही ले लेती है। उस महंगी गिफ्ट को देखकर दोनों औरतों के मन में लालच जाग जाता है। उन बूढ़ी औरतों में एक का नाम डोरा और दूसरी का नाम ईमा था। डोरा काफी चालाक और लालची थी, पर ईमा सीधी सादी और थोड़ी बेवकूफ थी। अचानक से राजा उनके घर का दरवाजा खटखटाता है और पूछता है कि मेरा भेजा हुआ गिफ्ट कैसा लगा। डोरा कहती है बहुत अच्छा। राजा कहता है दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। डोरा अंदर से ही राजा से कहती है आप 1 हफ्ते बाद आना, मैं आपको अपने शरीर का एक अंग दिखाऊंगी। राजा प्यार में था, उसलिए वो डोरा की बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। पर उसे पता नहीं था कि वो जिसे प्यार करने लगा है वो एक बूढ़ी औरत है। दोनों औरतें काफी बूढ़ी है और ज्यादा उम्र होने की वजह से उन दोनों की स्किन भी लटक चुकी थी। डोरा अपनी उंगली पे बहुत सारी जड़ी बूटियों का लेप लगाती है ताकि उसकी उंगली जवान लड़की की उंगली की तरह ही दिखने लगे। और जब 1 हफ्ते बाद राजा आए तो उसे दरवाजे के छेद में से सिर्फ उंगली ही बता दी जाए। पर 1 हफ्ता बीतने के बाद भी लाख कोशिश करने के बावजूद डोरा की उंगली जवान लड़की की उंगली जैसी नहीं दिखती, वो और खराब हो जाती है। पर ईमा काफी दिनों से अपनी उंगली मुंह में डालकर चूस रही थी, जिससे उसकी उंगली अच्छी लगने लगी थी। पर डोरा बहुत चालाक है। जब राजा उनके घर उनसे मिलने आता है तो दरवाजे के छेद से डोरा अपनी बहन ईमा की उंगली बाहर निकालकर राजा को दिखाती है। राजा उस उंगली को पकड़कर चूमने लगता है और उसे प्यार हो जाता है। अब राजा खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। राजा कहता है मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। पर वो दोनों औरतों को पता है कि अगर राजा को पता चल गया कि वो दोनों बूढ़ी हैं तो राजा गुस्सा हो जाएगा और उन दोनों को सूली पर लटकाकर मरवा देगा। उसलिए डोरा एक शर्त रखती है कि वो आधी रात को राजा से मिलने उसके महल आएगी। पर शर्त ये है कि जब मैं मिलने तुम्हें महल में आऊं तब महल के सारे दिए बुझा दिए जाए और वहां अंधेरा कर दिया जाए। राजा प्यार में था, उसलिए ये शर्त भी मान लेता है। इसके बाद के सीन में ईमा डोरा की बॉडी को किसी चिपकाने वाले गोंद की मदद से टाइट करती है ताकि हाथ लगाने पर उसकी बॉडी किसी जवान लड़की की बॉडी की तरह ही महसूस हो सके। आधी रात को डोरा की शर्त के मुताबिक राजा का आदमी अंधेरे में डोरा को लेने आता है और डोरा को महल ले जाता है और महल के सारे दिए बुझाकर वहां अंधेरा कर दिया जाता है। रात के अंधेरे में राजा डोरा को
एक जवान लड़की समझकर उसके साथ रात बिताता है। पर जब सुबह होती है तो राजा चौंक जाता है। उसे ये एहसास होता है कि उसने एक बूढ़ी बदसूरत औरत के साथ रात बिताई है। राजा गुस्से से पागल हो जाता है और नंगी बूढ़ी डोरा को पलंग की चादर के साथ अपने महल की खिड़की से बाहर फेंकवा देता है। पर वो चादर एक पेड़ पर अटक जाती है और डोरा की जान बच जाती है। वहां से एक चुड़ैल गुजरती है और डोरा को रोता देख उसे अपना दूध पिलाती है। उस चुड़ैल का दूध पीते ही बूढ़ी बदसूरत डोरा जवान खूबसूरत लड़की बन जाती है। कुछ देर के बाद राजा वहां शिकार के लिए आता है। वो उस जवान लड़की को देखता है। उसे ये पता नहीं होता कि ये वही बूढ़ी औरत है जो अभी जवान हो चुकी है। पहली नजर में राजा को डोरा से प्यार हो जाता है। वो फैसला करता है कि वो उस लड़की से शादी करेगा और उसे ही अपनी रानी बनाएगा। वो डोरा को महल ले जाता है और शादी की तैयारी करने लगता है। डोरा अपनी बहन ईमा को भी शादी में बुलाती है और एक सिपाही के साथ ईमा के लिए महंगी ड्रेस भिजवाती है। जब राजा की शादी में ईमा महल आती है तब डोरा अपनी बहन ईमा को सच बताती है कि वो उसकी बहन डोरा है। ईमा डोरा से पूछती है कि वो जवान कैसे हुई, जो कि ये बात तो खुद डोरा को भी नहीं पता थी कि वो जवान कैसे हो गई थी। पर वो मजाक मजाक में अपनी बहन ईमा से कहती है कि वो लुहार के पास गई और उसने अपने शरीर की बूढ़ी चमड़ी उतरवा दी, जिससे वो जवान हो गई है। ये सुनकर ईमा महल से निकलकर लुहार के पास जाती है और लुहार को पैसे देकर अपने शरीर की चमड़ी उतारने के लिए कहती है। लुहार भी बड़ा बेवकूफ होता है। वो पैसे लेकर ईमा के शरीर की चमड़ी उतारने के लिए तैयार हो जाता है। लुहार ईमा को जंगल ले जाता है और वहाँ ईमा को एक पेड़ से बांधकर उसके सारे शरीर की चमड़ी काट देता है। ईमा लोही लुहान होकर शहर पहुंचती है और शहर पहुंचकर मर जाती है। दूसरी ओर डोरा के शरीर का जादू भी कम होने लगता है। ये देखकर वो राजा के महल से निकलकर भागने लगती है और फिर वो भी बूढ़ी हो जाती है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्टोरी नंबर 3 में हमें एक राजा बताया जाता है जो थोड़ा पागल किस्म का है। रानी कई वक्त पहले मर चुकी थी, इसलिए अपने अकेलेपन के कारण वो थोड़ा अजीब हो चुका था। राजा की एक बेटी भी थी और उस बेटी का नाम वायोलेट था। पर राजा थोड़ा अजीब था, वो अपनी बेटी से भी प्यार नहीं करता था। एक दिन राजा देखता है कि उसके हाथ पे एक छोटा मच्छर जैसा एक जीव बैठा हुआ है जो राजा के हाथ से खून पी रहा है। राजा उस छोटे से जीव को ध्यान से देखता है। राजा को वो छोटा सा जीव अच्छा लगने लगता है। राजा उस छोटे से जीव को कांच की एक छोटी सी पेटी में बंद करके रखता है और रोजाना अपना खून पिलाने लगता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो छोटा सा जीव राजा का खून पी पी कर बड़ा होने लगता है। दूसरी ओर राजा की बेटी वायोलेट अब जवान हो चुकी थी। वो किसी शहजादे से शादी करना चाहती थी, पर वो बेवकूफ राजा अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं देता था। पर राजा के लिए वो उसका जीव ही सब कुछ था। वो अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं देता था। राजा का खून पी पी कर वो जीव बहुत बड़ा हो जाता है और एक दिन बीमार होकर मर जाता है। राजा उस मरते जीव को देख बड़ा दुखी हो जाता है और फिर उस जीव के मरने के बाद उस जीव की पूरी चमड़ी निकाल लेता है ताकि वो अपने पास उस जीव की याद को रख सके। पर जब वायोलेट अपने बाप से उसकी शादी की बात करती है तो राजा के दिमाग में एक प्लान आता है। वो अपनी बेटी की शादी करवाना नहीं चाहता, इसलिए वो वायोलेट को कहता है कि मैं एक कंपटीशन रखने वाला हूँ और जो लड़का वो कंपटीशन जीत जाएगा मैं उस लड़के से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। वायोलेट शादी के बाद से काफी खुश हो जाती है, पर साथ साथ दुखी भी हो जाती है क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद का लड़का ढूंढकर शादी करना चाहती थी। पर फिर भी वो अपने बाप की बात मान लेती है। राजा अपने दरबार में इस बात का ऐलान करवाता है। दूर दूर से कई राजकुमार और कई नौजवान उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए महल आते हैं। राजा अपने दरबार में उस जानवर की चमड़ी को लटकाता है और ये ऐलान करता है कि कोई भी अगर इस चमड़ी को देखकर
पहचान लेगा कि ये किस जानवर की चमड़ी है तो मैं उस लड़के से अपनी लड़की की शादी करवा दूंगा। राजा अपनी बेटी की शादी करवाना ही नहीं चाहता था। उसे पता था कि कोई भी इस बात का जवाब दे नहीं पाएगा। बहुत से लड़के उस जानवर की चमड़ी को देखते हैं पर कोई भी उस जानवर का नाम नहीं बता पाता। राजा ये सब देख खुश हो जाता है पर तभी महल में एक बदसूरत इंसान आता है। वो इतना बदसूरत होता है कि कोई भी देखकर उसे डर जाए। वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है। राजा सोचता है कि जो जवाब कोई नहीं दे पा रहा है वो भला ये इंसान कैसे दे सकता है। राजा उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने की परमिशन दे देता है। वो बदसूरत आदमी उस चमड़ी को सिर्फ सूंघ कर ही बता देता है कि ये किस जानवर की चमड़ी है। ये सुनकर राजा और वायोलेट हैरान हो जाते हैं। वायोलेट ये सब देखकर डर जाती है और रोते हुए महल की छत पर भाग जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है। पर राजा वहां आकर उसे रोकता है और कहता है, मैं एक राजा हूँ, मैं अपने वादे से फिर नहीं सकता। अब ये ही तुम्हारा नसीब है, इसे अपना लो। वायोलेट अपने बाप से कहती है कि तुम कैसे बाप हो, तुम अपनी बेटी को एक बदसूरत इंसान को सौंपने की बात कर रहे हो। पर मजबूरन राजा उस बदसूरत जंगली को अपनी शहजादी दे देता है। वो आदमी वायोलेट को दूर पहाड़ी में ले जाता है। वायोलेट वहां कई दिनों तक रोती रहती है। पर जब एक दिन वो आदमी शिकार को जाता है तब वायोलेट वहां से भागती है पर उसके सामने एक खाई आ जाती है। वायोलेट उस खाई को पार नहीं कर सकती। सामने वाले पहाड़ पर वायोलेट एक औरत को देखती है। वो उस औरत से मदद मांगती है। वो कहती है, मैं एक शहजादी हूँ और मुझे एक जंगली शैतान ने यहाँ कैद कर कर रखा हुआ है। पर वो औरत वायोलेट से काफी दूर थी, वो उसकी मदद नहीं कर पाती। पर वो औरत अपने बेटों को बुलाती है। उसके बेटे एक रस्सी की मदद से शहजादी को एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ पर जाने लगते हैं। लेकिन अचानक से वो बदसूरत आदमी भी वहां आ जाता है और रस्सी पर लटक कर उनकी ओर जाने लगता है। वो सब लोग मिलकर रस्सी काट देते हैं जिससे वो बदसूरत आदमी खाई में गिर जाता है। कुछ देर के बाद महल की ओर जाते वक्त रास्ते में वो बदसूरत आदमी फिर उन पर हमला करता है। वायोलेट के अलावा वो आदमी सब लोगों को मार देता है। वो आदमी वायोलेट को भी गुस्से से देखने लगता है। वायोलेट आकर उसे गले लगा लेती है जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाता है। पर जब वो आदमी वायोलेट को अपने कंधे पर बैठाता है तब बड़ी चालाकी से वायोलेट उस आदमी का गला काट देती है। वो बदसूरत आदमी वहीं मर जाता है। उस आदमी का कटा हुआ सर लेकर वो अपने महल पहुंचती है। महल में उस छोटे से जीव के बार बार काटने की वजह से राजा भी अब बीमार हो चुका था। राजा ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है और कुछ दिनों के बाद बीमारी की वजह से मर जाता है। फिर वायोलेट महारानी बन जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और हमारी चैनल अभी बिल्कुल न्यू है, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच माई मूवी माई स्टोरी से जुड़ने के लिए।